ईरान और अमेरिका की जंग कौन जीतेगा? इससे पहले कि इस बारे में बात करूँ, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो आपके ज़हन में सवालात भी आ सकते हैं कि यार नई-नई वीडियो आ रही हैं, तुम ही आ गए हैं। मैं बड़े हम्बल तरीके से कहूँगा, बड़े आजिज़ाना तरीके के साथ आप जाकर मेरी प्रोफ़ाइल चेक कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा टिकटॉक वगैरह चेक कर सकते हैं। आज तक मैंने जितनी बातें की हैं और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए मेरी आज तक कोई बात भी गलत साबित नहीं हुई। ये नहीं कि मैं कोई पेशेंट गोई करने वाला बाबा हूँ मैं कोई। बात ये नहीं है, बात ये है कि मेरा इंटरनेशनल तौर पे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, मेरी स्टडी भी है, एजुकेशन भी है। ओवरऑल डिफरेंट कोई जो बात कर रहा होता हूँ, मैं एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूँ। मैंने कई इंटरनेशनल तौर पे ये जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो जो री इलेक्शन आता है, उससे पहले भी कई मामला जब पहली मरतबा प्रेसिडेंट बना था, यानी ओवरऑल इमरान खान के बारे में इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के लिहाज से मैं लंबी इसको ज़्यादा तमीज़ को लंबी नहीं करना चाहता मैं। मेरी आज तक भाई में कोई बात गलत साबित नहीं हुई। मेरा डिजिटल फुटप्रिंट जो है इतना इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ओवरऑल देख सकते हैं कि मेरा ये जो यूट्यूब जो है, ये ओवरऑल जो है मेरी कोई रोज़ी का ज़रिया नहीं है पैसे कमाने का। ओवरऑल ये वैसे अपने ख़यालात का इज़हार करने की कोशिश करता हूँ। ये तो होगी तो तमीज़ से। अब जो असल बात की तरफ आते हैं। असल बात ये है कि जो जो अमेरिका की जो जंग जो है, जिसमें इसराइल भी इन्वॉल्व है, ये इतनी सादा नहीं है कि इसमें कि 2-3 पार्टीज़ नहीं है। ये ओवरऑल ये पूरी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक पैगाम है। इसके अंदर डिफरेंट लोग आ जाते हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ आ जाते हैं। इसके अंदर रशिया भी आता है, उसको भी एड्रेस किया जा रहा है। चाइना को ख़ास तौर पर एड्रेस किया जा रहा है। जो इंडिया का है उसको एड्रेस कर दिया गया। उसमें पाकिस्तान के एक अपना एक स्टेक्स हैं, पाकिस्तान के एक अपना मकाम, उसको भी देखा जा रहा है। यूरोप के भी अपने मामलात हैं और ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए एक मतलब सारा कुछ जो निज़ाम है उसको रीसेट करने की कोशिश की जा रही है। जब भी आप किसी चीज़ को रीसेट करने की कोशिश करते हैं, उससे कई मामला तो होते हैं। जिस तरह फ़र्ज़ कर लें आपका मोबाइल जो है वो अक्सर काम करना बंद कर दे, तो आपको ये कहा जाता है इसको रीसेट कर लें। जब वो रीसेट करते हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं, एक तरफ आप मोबाइल बिल्कुल ऑफ होता है, फिर ऑन होता है, थोड़ा टाइम लगता है, फिर कई चीज़ें आपको दोबारा रीसेट करनी पड़ती हैं। को जब वो किसी काम ना करो, फिर आप उस चीज़ को रीसेट करते हैं। तो ये सारे सिस्टम को आप रीसेट कह सकते हैं। ये सारी मैं बात करने की कोशिश की है ताकि आपको, मेरी कोशिश ये होगी कि आपको सारी चीज़ें जो है आसानी से आपके सामने बयान कर दूँ मैं। सबसे पहले इसको ईरान के पर्सपेक्टिव के लिहाज से बात करते हैं कि ईरान के लिहाज से क्या ये जंग जो है उनके लिए जीती जाएगी या नहीं जीती जाएगी, वो मामला है। अगर आप ईरान की तारीख उठाकर देखेंगे, ईरान के पहले शुरू से बादशाहत वगैरह है थी। जो अगर आप वैसे ओवरऑल ईरान की हिस्ट्री देखें, इनकी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है, इनकी अपनी तहज़ीब है, अपना कल्चर है। रिलीजियस एलिमेंट जो है बाद में शामिल हुए हैं। जो लास्ट इनका जो बादशाह जो था, पहलवी जो आया था, उस वक्त तक ईरान को आप जाकर तारीख चेक करें, काफ़ी बहुत ज़्यादा ये मॉडर्न सोसाइटी थी। ओवरऑल कोई भी सोसाइटी होती है परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि जब भी किसी चीज़ को रिप्लेस करना होता है, आप उसको डेवल बनाकर पेश करते हैं। अब मैं उसके हक़ में बात नहीं कर रहा, मैं आपके सामने थोड़े से जो तारीखी पहलू रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। उस वक्त सिस्टम को रीसेट किया गया, पूरे खित्ते के अंदर इस्लामाइजेशन लाई गई। इस्लामी लिहाज से आप देख सकते हैं कि ईरान के अंदर भी मामला किए गए, पाकिस्तान के अंदर भी आपके ज़िया उल हक़ साहब आए, यहाँ भी ख़मीनी साहब आए। और ये ना बोलें, तारीखी तौर पर इस पे अलग वीडियो मौजूद है कि जो ख़मीनी साहब, आयतुल्लाह ख़मीनी साहब जो आए थे, वो उनको फ़्रांस के अंदर असाइलम मिला हुआ था, यानी पनाह ली हुई थी उन्होंने, फ़्रांस ने उनको पनाह दी हुई थी। और फ़्रांस का चार्टर तैयार करवा कर ही वो ईरान में आए थे। ईरान ने उनको तैयारा भी दिया। उनका बड़ा मशहूर, जो अब जाके ऑनलाइन वीडियो मौजूद है, आपका टाइम ज़ाया नहीं करता, फिर वही बात आ गई है कि वो जो जहाज़ से जब नीचे तो उतर रहे थे, उनको जो जो ईरान का पायलट था उसका हाथ पकड़ के नीचे उतर रहे थे, यानी काफर का हाथ पकड़ के, जिसको मैंने उनके लिहाज से ना मजहबी तौर पर आए थे, मजहबी इनकलाब लेके आए थे, वो वही लेके नीचे उतर रहे थे। यानी आप एक मुल्क के अंदर इस्लामी इनकलाब लेके आ रहे हैं, जिस मुल्क ने पनाह दी है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपको चार्टर तैयारा भी दे रहा है, और उसी मुल्क के पायलट का जो जिसको काफर आप कहते हैं, उनका उसका हाथ पकड़ के नीचे उतर रहे हैं इस्लामी सरजमीन के ऊपर, वहाँ इस्लाम का इनकलाब लेके आ रहे हैं। क्या आप इसी वहाँ से सारा कुछ आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो ईरान के जो इस वक्त जो सुप्रीम लीडर जो हैं, अली हामनाई, उनको असैसिनेट किया गया। ये पहले ईरान के प्रेसिडेंट भी रह चुके हुए हैं, 1981 से लेकर 1989 तक ये वहाँ के प्रेसिडेंट थे। फिर ख़मीनी साहब जो थे, आयतुल्लाह ख़मीनी जो थे, उनकी वफ़ात के बाद वहाँ के जी सुप्रीम लीडर बन गए। ये ख़मीनी का नाम जो है, ये ईरान के अंदर शहर है हामिना, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। वहाँ के रहने वाले को ख़मीनी कहते हैं। तो यहाँ पे ये ओवरऑल ये अपने आप को, जो अपना शजरा नसब जो है, ये काफ़ी मिलाते हैं। मैं उस बारे में नहीं चाहता मैं, तो ये उस लिहाज से मामला हैं। अब ये इनको जब असैसिनेट वगैरह किया गया और यहाँ पर जो मामला किए गया, ईरान की जो कौम है, ईरान के लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ मैं, काफ़ी मैं उनका अमेरिका के अंदर डिफरेंट दुनिया में जहाँ गया हूँ, मुझे काफ़ी देखने का मौका मिला। जहाँ भी ईरान के मेरे लोग मिले हैं, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ मैं, उनका मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। सबसे ज़्यादा लोग जो बाहर के मुल्क में आकर ओवरऑल जो मज़हब को छोड़ते हैं, जो मज़हब से बेजार है, उससे नंबर 1 ईरानियन आते हैं। अगर आप ईरानी को जानते हैं, आप मेरी बात को अच्छी तरह इसको समझ सकते हैं। कोई वो कहते हैं कि मज़हब ने आकर, इस मामला ने आकर हमारे सारे कल्चर को ख़राब किया, क्योंकि उनकी पुरानी तहज़ीब है ना। अब हमारे मुल्कों का मामला ये है कि हमारी कोई इतनी तहज़ीब वगैरह नहीं है, हमारे मतलब लोग कब्ज़े करते रहे हैं। आपको एक रेफरेंस तौर पर बता दूँ कि हिंदुस्तान के ऊपर जो सबसे पहले फ़ॉरेन बादशाह जो था, फ़ॉरेन एम्पायर जो थी, जिससे पहले कब्ज़ा किया था हिंदुस्तान की सरज़मीन पे। हिंदुस्तान कोई मुल्क तो नहीं होता था, डिफरेंट महाराजों की हुकूमत होती थी। तो वो साइरस द ग्रेट था, वो भी ईरानियन था, पर्शिया का था। कोई ईरान का पुराना नाम पर्शिया,
तो उसने आकर इसके ऊपर हिंदुस्तान ने पहला कब्जा वगैरह किया था। तो ये आप यानी इतनी इतनी पुरानी तारीख है, 2000 साल पहले की ये बात है, अगर 2-2.5 साल पहले की आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये एक लदा उसमें मेरा वीडियो मौजूद है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहें। और मेरी वीडियो क्या और वैसे भी मौजूद है, ये मैं सारा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये असल मामला क्या है। तो ये ईरान के लिए ये जो मामला भी किया ईरान ने, अब हुआ ये है जब पाकिस्तान के अंदर भी ज़ियाउल हक साहब आए, उन्हें मज़हब के नाम पर उन्होंने अपना रेफरेंडम वगैरह करवाया, आए थे 3 महीने इलेक्शन करवाएंगे, 11 साल तक गया नहीं, मर के गए। अब यहाँ भी ये जब ये इस्लामी जो आए थे, जो रेवोल्यूशन जो है, सो कॉल इस्लामी इनकलाब आया, जो काफिर के जहाज के जरिए आया, उसके बाद पूरी कौम का इन्होंने पूरी फैब्रिक एवरी एजुकेशन से लगे हर चीज़ बदल दी। फिर IRGC बनाई उन्होंने, इस्लामिक रिपब्लिक जो है उनकी जो फोर्स है जो बनाई उन्होंने, जो एक तो इनका एक आर्मी होती है, हमारे मुल्क के अंदर एक आर्मी है, ये एक मलेशिया टाइप है उन्होंने बनाई है। उन्होंने सिर्फ इस रजीम को जो प्रोटेक्ट करेगी, आर्मी को उन्होंने लगा दिया बॉर्डरों के ऊपर। इराक से जंग जो लड़ने के अंदर उसी दौरान उन्होंने यहाँ पे ये अपनी ये तंजीम बनाई जो सिर्फ इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। अब ईरान के अंदर 2 पैरेलल किस्म की आर्मी है, एक IRGC है जिन्हें रेवोल्यूशनरी गार्ड भी कहते हैं, यानी ईरानी रेवोल्यूशन गार्ड जो है वो उनका काम सिर्फ यह है कि इन मुल्लाओं को प्रोटेक्ट करना, वो आर्मी से ज़्यादा पावरफुल है। अब उनकी बका का मसला भी यहाँ समझने की कोशिश करें कि ईरान की जंग इतनी ड्रैग क्यों हो रही है, क्योंकि अब उनका जो सुप्रीम लीडर को तो असैसिनेट कर दिया गया, लेकिन उसके बाद उसने काफ़ी लीडरों को मार दिया गया उसके बाद। लेकिन उनकी उनका पता है कि अगर मुल्क कोलैप्स होता है या हम गिरते हैं सबसे पहले वो खतरे चढ़ेंगे, क्योंकि जब इनकलाब आया तो उन्होंने जाके आर्मी कई बंदों को उन्होंने वो सरेआम फांसियाँ दी थी, कई को लोगों को मारा था, तब वो फिर बदले का टाइम है, इसलिए ये अपनी बका की जंग है। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये वाला है। दूसरी बात यह है कि ईरान के दूसरा सवाल यह है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी आप देख सकते हैं, ओवरऑल दुनिया में जहाँ जहाँ ईरानियन जो हैं, जो खास तौर पर जो पाकिस्तान के अंदर भी आप देख सकते हैं बड़े जलसे जुलूस हैं, वहाँ पे उन्होंने जाके अमेरिकन कौंसलेट के ऊपर हमला वगैरह भी किया इस चक्कर के अंदर आके। फिर पाकिस्तान कितने बंदे मरे, उतरे बंदे ईरान में नहीं मरे, सिविलियन जो हैं इस तरह के मामला के अंदर जितने पाकिस्तान के अंदर मरे। पाकिस्तान के हमारे लोग तो हर जगह जाकर जब हमें बनते हैं इस्लाम के नंबरदार बनने की कोशिश कर रहे होते हैं जाके, जैसे हम अपने मुल्क हमारे हालात ठीक नहीं होते जाके, सिर्फ सोशल पाकिस्तान हमारे ने कहा कि आजकल फॉलोअर्स की और लाइक्स की जंग है, इस चक्कर के अंदर ज़्यादा फॉलोअर मिल जाते हैं आपको। तो ये मामला पाकिस्तान के अंदर होने की कोशिश की है। अब देखें पाकिस्तान, उसको भी थोड़ा एड्रेस कर देता हूँ मैं साथ साथ। पाकिस्तान में तकरीबन 40 मिलियन शिया हज़रात रहते हैं, ठीक है जी। उसमें पाकिस्तान में जब जैसे भी हो, कोई मतलब परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं बचपन देखता आ रहा हूँ, जब वो मुहर्रम आता है वहाँ के जलसे जो उनके उर्स निकलते हैं, घोड़ा निकलता है, सिक्योरिटी के मामला तो होते हैं, इतना ज़्यादा कौम का पैसा लगता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर वहाँ पे जो मौजा के साथ जहालत के मामले तो हो रहे होते हैं, पिटना पटाना, घोड़े का मामला करना, यानी देखा जाए तो सही इस्लामी तालीमात का क्या ताल्लुक है। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफ़ात वगैरह जो हुई थी, जो शहीद वगैरह जो हुए थे, उसका हमें भी दुख है, लेकिन आपको जी भी दुख है। ये पिटने वाला का दुख क्या होता है, लेकिन एनी हाउ ये ठीक है, अगर इसमें बाद में खुश है तो ये सारे मामले वहाँ हो रहे होते हैं, ठीक है जी। अब मेरा कहना, आप कहेंगे क्या तो कहना क्या चाहना है, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसी एलिमेंट को ईरान के अंदर देखा जाके, ईरान के अंदर सुन्नी हजरात जो अपनी मस्जिद भी नहीं खोल सकते, जिस तरह खुलेआम यहाँ पे शिया हजरात को खुलेआम वहाँ ज़्यादा मिलती है, वहाँ पर क्या कि यहाँ के जो सुन्नी मौलवी जो हैं यहाँ गले फाड़ फाड़ तकरीरें करते हैं, जाके सड़कें ब्लॉक की होती हैं, जाके वहाँ ईरान में जाके ऐसी तबलीग कर सकते हैं, जाके मस्जिद भी नहीं खोल सकते, ना कोई उर्स निकाल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ भी चीज़ की इजाज़त नहीं है। बल्कि ईरानी जो हैं कई खुलेआम जाके सहाबा कराम के ऊपर जाके गलत ज़बान इस्तेमाल कर रहे होते हैं जाके, उस वक्त इनको कोई शेर याद नहीं आती, ये मामला था। और उसके दूसरी बात ये है कि देखा जब भी बचपन से बड़े हो रहे हैं कई माम जो अगर वो सही है गलत हो जाता है बात की बात है, उस पर वीडियो मौजूद है, फिर मैं उस डायरेक्शन में जाऊँगा तो उसी को यार तुम गल के तो शुरू करना फिर निकल जाना है, क्योंकि सारी साथ मिली हुई ना आपस में इंटरलिंक है। फिर आप एक चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, फिर बात जो होती है सही तरह उसको आप कन्वे नहीं कर सकते। कोई ईरान का इंडिया से हमारे कितने मसले मसाइल हैं। अब ईरान ने इंडिया को वीज़ा फ्री पॉलिसी दी हुई थी, पाकिस्तान को कभी नहीं दी उन्होंने जाके। फिर ईरान की एक बड़ी जो उनके पोर्ट है, बंदरगाह जो 4 बहार, उसका भी सारे का सारा इंतजाम उन्होंने इंडिया को दिया हुआ था, पाकिस्तान को नहीं दिया जाके, ये अंदाज़ा कर सकते। उस वक्त इनको कोई याद नहीं आया, कोई मामला याद नहीं आया। फिर ईरान पिछले दिनों के 2 साल पहले ईरान की झड़प भी बलोचिस्तान की वजह से हुई थी, ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल दागे, पाकिस्तान वापसी में किए, ये मामला था। अब ये सारी की सारी जो इनको कि जब भी मैंने पहले कई मरतबा कह चुका हूँ कि ताकत का और कारोबार का कोई मज़हब नहीं होता। ताकत का मतलब ताकत पर रहना होता है, कारोबार का मतलब कारोबार में मुनाफा होता है। अब ये जो अली हामनाई साहब मरे, इनका बेटा मुश्तबा हामनाई है, जिस तरह और साउथ फैमिली ना हिंदुस्तान जो सऊदी अरब के अंदर, इन्होंने अपने आप को हामनाई लगा दिया है। जो पुराने ज़माने फ़िरौन होते हैं ना टाइटल के तौर पर, फ़िरौन था, सदर था, प्रेसिडेंट, अब इन अपने साहब हामने लगा दिए, सदर, हर चीज़ मिल जाती है आपको, एक ख़ास एक लहदा आपको मकाम मिल जाता है। तो ये बात है। अपना बेटा इनका अब इनको जानशीन के तौर पर मुकर्रर किया जा रहा है, अभी हो गया है, अभी इस बारे में रिपोर्टें डिफरेंट किस्म की आ रही हैं। वैसे इसके बारे में मेरी वीडियो मौजूद है, अभी ये जिंदा ही थे तो उस पर मैंने पहले कहते बेटा ही आ रहा है। अब इस बेटे के बारे में थोड़ी रिसर्च करें लंदन में कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं इस बंदे की हैं, ठीक ठाक है, ठीक है जी, उन्हीं काफ़ी मुल्कों के अंदर जाके।
तो अब ये मामला कौन सा मतलब है जिसमें यानी देखा जाए तो ये जितना भी इस्लाम का इनकलाब लेके आए हैं पूरे आपके ये मामला इस्लामी लिहाज से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इस्लाम को आगे लेकर चल सके सुप्रीम लीडर को आपके बेटे में करना है। वही बात आई कि बादशाहती आ जाती है ना, ये सारे मामला आते हैं, फिर ये बात को ड्रैग करता जाऊँगा, कई मामला होते जाएंगे। तो ये बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ईरान के मामला हैं। ये तो हो गए थोड़े पॉलिटिकल लिहाज से और दूसरे आप कहते हैं माशरती लिहाज से आप कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इसकी और टेक्निकलिटीज भी हैं ईरान के साथ। ईरान के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, जो मिसाइल को कंट्रोल करने के लिए, ओवरऑल करने के लिए, वो सारी चाइनीज़ की दी हुई है। जो और चाइना के बारे में काफ़ी पता है आपको, साइंस में टेक्नोलॉजी में काफ़ी तरक्की की है। मैं अक्सर उनकी तारीफ़ कर रहा होता हूँ जाके कि 800 मिलियन लोगों को वो गुर्बत के लाश मिडिल क्लास में ले आए हैं। फिर ईरान के रिपोर्ट्स रोज़ कोई ना कोई ईरान की नई टेक्नोलॉजी, जो चाइना की जो नई टेक्नोलॉजी आ रही होती है जाके, यानी चाइना ने इन टेक्नोलॉजी में हर लिहाज से में इनकलाब बर्पा कर दिया है। अब कोई भी दुनिया में कोई घर में ऐसा नहीं जहाँ पे चाइनीज़ चीज़ मौजूद नहीं है मिलिट्री के लिहाज से। अब चाइना के बारे में कहा जाता है कि इनकी मिलिट्री जो पेपर मिलिट्री है, पेपर के ऊपर ये बड़े ताकतवर है। ओवरऑल ये कोई बैटल हार्डन किस्म की मिलिट्री नहीं है जिन्हें जंगें लड़ी हैं। नहीं, आप देखा जाए चाइना ने लास्ट जंग कब लड़ी है, आप आपसे पूछें, आपसे कोई नहीं लड़ी, आप कोई जेन में कोई नहीं आएगी कि चाइना ने लास्ट वॉर की कौन सी हुई है जाकर। ताइवान से कहीं मसला चल रहा है, कहते ताइवान हमारा हिस्सा आज तक ताइवान नहीं ले सके, तो उसके लिए बाहर टेक्नोलॉजी में है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैटल जो हार्डन जो 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 जिसमें आर्मी आ जाती हैं, जो जिनको जंगे लड़ने का वो हारे हों जीते वाला मामला था, उधर पाकिस्तान का काफ़ी एक्सपीरियंस है, इंडिया का भी काफ़ी रेलेवेंट थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन पाकिस्तान जितना नहीं है। पाकिस्तान के दहशतगर्दी के मामला वैसे भी होते हैं। इसराइल का बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए अमेरिका का काफ़ी एक्सपीरियंस है। लेकिन ईरान का भी तभी 10 साल जंग लड़ी थी इराक के खिलाफ, उनका भी काफ़ी उस लिहाज एक्सपीरियंस है। लेकिन चाइना का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। चाइना लास्ट 15-20 साल के अंदर एक तो दुनिया के स्टेज पे ऊपर आया इकॉनमी के लिहाज से, लेकिन इकॉनमी भी किस चीज़ की है, जो जहाँ से वेस्ट ने की थी, जो वेस्ट की बहुत बड़ी गलती थी, मैंने उस वक्त भी कहा था। इन्होंने वहाँ सारा कुछ किया, मैंने बिलियन का प्रॉफिट बनाया। कंपनियाँ जो थी उनकी इतनी बड़ी होगी कि कई उनकी कंपनी का बजट जो है, जो मुनाफा जो है, कई कंट्रीज़ के, यानी एक नहीं 50-50 कंट्रीज़ की टोटल GDP से ज़्यादा है। यानी इतनी बड़ी कंपनी होगी चाइना से चीप लेबर के चक्कर के अंदर। लेकिन चाइना ने स्मार्ट काम किया कि उनसे टेक्नोलॉजी लेके अपनी सब चीज़ों के अंदर उन्होंने लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से अभी रिसेंट बयान आया है कि अमेरिका कहता है कि वो सेम मिस्टेक इंडिया के साथ नहीं होने करेंगे कि इंडिया भी इतनी ताकतवर हो जाए। मैं पहले कई बार कह चुका हूँ कि वो नहीं चाहते कि इंडिया इतनी तरक्की कर जाए। एनी हाउ, वो लेदा एलिमेंट है। ये सारा कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पता चल जाएगा। फिर आप कहेंगे या तो दिखा थी कि जंग कौन जीतेगा, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या जाके ये जंग, ये तो मैं पैसे में जाकर व्यू लेने के लिए कहता हूँ या जीतेगा वो जीतेगा, ये बताने की, ताकि आप समझ सके असर जो अंडरलाइन थिंग इशू के हैं। ये तो ऊपर चाइना की टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पे नाकाम हुई है वेनेजुएला में, जहाँ से उनके प्रेसिडेंट को उठाकर ले गए हैं। अब चाइना को, कि चाइना जो टेक्नोलॉजी आज लोग चाइना की चीज़ें खरीद रहे थे, ये इस वक्त असले की जंग भी है, पैसे की जंग भी है, हर मुल्क के अपने मफादात हैं। तो उस लिहाज से उन्होंने चाइना के यहाँ पे उन्होंने पूरी काफ़ी टेक्नोलॉजी, एंटी मिसाइल, एवरीथिंग, उन्होंने एंटी क्रॉस, सब जो वट एवर टेक्निकलिटीज हैं, मैं कोई गलत नहीं करना चाहता, वो सब नाकाम हो गया जाकर। इसराइल ने आके, अमेरिका ने आके ईंट सीन बजा दी है, वो कहते हैं बंदे असैसिनेट कर दिए सब कुछ जाके। इतनी ज़्यादा पेनिट्रेट किया हुआ था, इसराइल ने उनके ट्रैफिक कैमरों को भी हैक किया हुआ था। ठीक है जी, वो सारे मामला आपके सामने देखा जाए तो चाइनीज़ को उन्होंने एड्रेस किया। अब रशिया को कैसे एड्रेस किया गया कि रशिया जो है वो काफ़ी मजबूत है यूक्रेन के अंदर जाके। अब देखा जाए ना तो रशिया हेल्प करने के लिए आया ईरान की, तो ना चाइना हेल्प करने के लिए आया ईरान की। ये भाग के वहाँ जा रहे थे जाके। अब सीरिया का प्रेसिडेंट भी भाग के इस वक्त रशिया बैठा हुआ है। लेकिन ये रशिया को लिए भी एक पैगाम दिया गया कि तुम जितने मजबूत हो, लेकिन तुम इतने मजबूत नहीं हो। रशिया को सारा पैगाम देखो। दूसरा यूरोप के लिए क्या पैगाम है? यूरोप वाले जो है ये सिर्फ बातें करते हैं। मैं इसके बारे में कई दफ़ा कह चुका हूँ, ये सिर्फ मीटिंग, ये पुराने ज़माने में बैठे हुए हैं। आज भी हम सुनते आए हैं, हमारे इमरान खान साहब भी जी वहाँ ये होलैंड का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पर जाता है, वो ये नहीं बताया कि जाके भाई नेटो के अमेरिका ने सबको प्रोटेक्शन दी हुई है। बातें आपको बोरियत होती जा रही है, लेकिन आपके लर्न करने के लिए बहुत ठीक है। आप मेरी कोई बात गलत आप बता सकेंगे मुझे आके कि वो यूरोप ने अपने आप को बड़ा एक हैवन तो पे दिखाया था। बाकी बाहर से सारी 2 नंबर चीज़ें आ रही हैं, फिर आप हो रहे कई मामला हो रहे हो। यूरोप इस वक्त बिल्कुल फारग हो चुका हुआ है। उनको वो इस वक्त सिर्फ ना अपने वो हाथ पैर मारते हैं, बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं कि हम अभी भी रेलिवेंट है, लेकिन बिल्कुल दुनिया के वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल इरेलीवेंट हो चुके हुए हैं। उसको रिप्लेस कर दिया गया। वो रिप्लेस किस खुद ही कहते हैं रिप्लेस हुए हैं, उनका अपना कसूर है। आज यूरोप का सबसे बड़ा मसला क्या है? इंग्लैंड का इलीगल माइग्रेशन, वहाँ मजहबी जो मामला फैल रहे हैं, जो गैर कानूनी इमिग्रेशन है, वो सारे मामला तो हो रहे हैं। तो उनको भी एड्रेस किया गया। साउथ अमेरिका को भी, वेनेजुएला को पहले एड्रेस कर दिया गया, अफ्रीका को पहले भी ऑलरेडी इरेलीवेंट था। तो ये सारा ईरान का पर्सपेक्टिव के लिहाज से ये मामला में है। और जो अरब वाले जो हैं, जो बहुत ज़्यादा चाइना के साथ कोजियप हो रहे थे, अब क्योंकि ईरान ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ड्रोन वगैरह हमले किए हैं, कई मामला किए हैं जो काफ़ी कोजियप हो रहे थे, लेकिन पहले भी ऑलरेडी ये अमेरिका के कब्जे में थे, लेकिन थोड़ा सा अपना पर पुर्जे निकाल रहे थे और चाइना के टेक्नोलॉजी के एकदम बहुत तारीफें आना शुरू हो गई थी। तो उसको भी उन्होंने सारी एक चीज़ें काफ़ी शिकार किए जा रहे हैं। अब अमेरिका के लिए हाथ कहेंगे यार फिर तुम अहम की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका जीत गया। नहीं, अमेरिका नहीं जीता अभी।
अभी वो मामला उस तरह के नहीं, क्योंकि अमेरिका के, मैंने पहले इस बारे में मैं कह चुका हूँ कि कोई भी सल्तनत जो तबाह होती है ना, जो एम्पायर्स जो होती हैं वो दो तरह होती हैं, एक उनसे ताकतवर एम्पायर आके उनको शिकस्त दे दे, या इंटरनल तौर पे कोई रिफ्ट होती है। आप रोमन एम्पायर दे सकते हैं, वो इंटरनल रिफ्ट से हारी, किसी बाहर के एम्पायर ने उनको शिकस्त नहीं दी आके। बाकी जो ओटोमन उस्मानिया सल्तनत की दूसरी मिसाल है कि वो इंटरनल तौर पे कमज़ोर है थे, लेकिन उनको बरतानवी एम्पायर ने आकर शिकस्त दे दी और उस्मानिया सल्तनत का खत्म हो गया। ये दो का एग्जाम्पल मैंने दे दिए। अमेरिका का मसला क्या है? अमेरिका का मसला ये है कि उनको इंटरनली तौर पे काफ़ी मामला हैं, उन्होंने अपनी ऐसी कौम तैयार की है कि जिस मुल्क के अंदर आप वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि मैन गेट प्रेग्नेंट और नॉट, कि बंदा प्रेग्नेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। वो उनकी ये है जेंडर इक्वालिटी के, आप मर्द हैं औरत हैं, वहाँ पर ये मसले मसाइल हैं। वहाँ पे पॉलिटिकल जो इन डिफरेंस था वो इतना ज़्यादा हो चुका है। डेमोक्रेट जो सो कॉल्ड जो रिपब्लिकन का, वो आपस में वो भी इक़्तिदार की जंग के अंदर हर जगह हर मामला करने के तैयार है। जिस तरह न्यूयॉर्क का मेयर वो ममदानी साहब बने हैं, वहाँ पैदा भी नहीं होया हुआ। यानी ये वहाँ पे इंटरनली तौर पे इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है अमेरिका के अंदर जाके, कि वो इंटरनली तौर पे काफ़ी कमज़ोर हो रहा है, जिसमें इंटरनेशनल एलिमेंट भी शामिल है। तो अमेरिका जो है वो इंटरनली तौर पर जो अब जितना बड़ी बात कह सकते हैं खोखला हो रहा है, उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा एक किस्म की आइडियोलॉजी की जंग है, जिसने अमेरिका को खोखला करती जा रही है। अब वहाँ के आम बंदे हैं, वो जाके उनकी वो अगर वहाँ पर जाके किसी गैर कानूनी बंदे को निकालते हैं अपने मुल्क से इलीगल इमिग्रेशन के लिए, तो वहाँ पे उसको हिफाजत करने के उनके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए अपने बंदे आ जाते हैं कि इलीगल बंदे को ना निकालो, बेशक उसने जुर्म भी किया हुआ। तो वो एक आइडियोलॉजी की जंग है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक जंग है, जिसने अमेरिका को अपनी लपेट में लिया हुआ है, यूरोप को अपनी लपेट में लिया, लेकिन यूरोप जो है वो इस काबिल नहीं है, उनको तो वैसे फारग हुए पड़े हुए हैं। तो अमेरिका उस तरह से काफ़ी अंदर से कमज़ोर हो रहा है। बाहर से उनकी माइट तो है, उनकी पावरफुल तो है ही है, लेकिन ये मामला था। इसलिए अमेरिका के ये इस सारी जो मामला आपके सामने हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को एड्रेस किया जा रहा है। ये दुनिया जो है, ये नया वर्ल्ड ऑर्डर आपके सामने आने की कोशिश हो रही है। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये असल मामला क्या हैं। ये पाकिस्तान के लिहाज देखा जाए तो पाकिस्तान इसके अंदर देखा जाए तो काफ़ी, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर सामने आ रहा है। इंपॉर्टेंट या एक आप कह सकते हैं अगर इररेलेवेंट भी कहा जाए तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो सही करना ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान एक बहुत ज़बरदस्त अपने तरीके से खेल रहा है। पाकिस्तान वेट एंड सी की पॉलिसी के ऊपर है, हमारा साढ़े को कह रहा काम लेना चाहिए, असं की कर सकते हैं। सऊदी अरब के साथ भी है पाकिस्तान, एक बेहतरीन पोजीशन पे है। सऊदी अरब के साथ भी है, सऊदी अरब में पाकिस्तान को अहमियत दी हुई है। ईरान वाले भी पाकिस्तान को बुरा नहीं कर रहे। इंटरनेशनल तौर पर जो वेस्टर्न एस्टैब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान को इतना इन्वॉल्व नहीं कर रही कि आप भी बीच में आए। उन्होंने जो पाकिस्तान का काम लेना वो ले रहे हैं। उस लिहाज से पाकिस्तान का अफगानिस्तान थोड़ा इंगेज किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को उसको तरीके से काफ़ी ज़्यादा उसको एड्रेस कर रहा है। अब बात आ गई इंडिया को डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी जो मोदी साहब जो है थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनको अमेरिका को जो डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त कहते थे। आज मैंने उस वक्त भी कहा था कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई दोस्ती नहीं होती, ये अपने मफादात होते हैं। तो वो लेकिन आज वही इंडिया वाले हैं जो बिल्कुल इस टाइम उनकी जो ग्रे लिस्ट में है अमेरिका की, देखा जाए तो बिल्कुल वो जो मामला था आपके सामने सारे। तो इंडिया को भी पता चल गया कि इंडिया ने कहते हैं तीसरी बड़ी इकॉनमी है, चौथी बड़ी इकॉनमी है। वो इसी चक्कर के अंदर वहाँ को पागल किया, जैसे हमारे मुल्क के अंदर मज़हब के नाम के वो पागल किया। इंडिया को ये नहीं बताया जाता सबसे ज़्यादा गरीब लोग वहाँ पर रहते हैं। गैर कानूनी तौर पर जब अमेरिका में लोग दाखिल होते हैं, सबसे ज़्यादा जो मैक्सिकन के बाद इंडियंस हैं, फिर वहाँ पे औरतों से बलात्कार जो है, फिर आलूदगी के अंदर, या यू नेम इट, यानी कितने इंडिया के अंदर मसले मसाइल है। तो इंडिया जो है वो इस पोजीशन पे नहीं है कि वो इस कोई वर्ल्ड के स्टेज पे कोई अपना अहम किरदार अदा कर सके, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, 1.45 बिलियन पीपल। 1 अरब को 45 से 47 करोड़ लोग बनते हैं। उनको इतनी गुर्बत है, उनका मामला, तो उनको अपना ही इतना ज़्यादा मसले मसाइल है। इंडिया तो उतने बमर से बाहर निकल नहीं पा रहा है। और चाइना ने हालांकि कम अज़ कम फिर भी लोगों को गुर्बत से ऊपर लेके आए हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर। उन्होंने कम अज़ कम अपने आप को अपने सेल्फ रिलायंट कर लिया, यानी खुद कफील है आपका हर चीज़। आम ज़बान का उर्दू में आप कह सकते हैं खुद कफील है ना, हर चीज़ के हो गए। डिफेंस के लिहाज से जो चाइना अपने आप को पर पुजले जब फैला रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट की खतरा बना पड़ा था। और उस लिहाज से उन्होंने डिफेंस को काफ़ी ज़्यादा एड्रेस करने की कोशिश की है ये सारे। तो ये चाइना और ईरान जो है, अब आते हैं ये जंग जीतेगा कौन। देखिए इसमें कोई इतना कोई खास बड़ा विनर कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जंग जो होती है इसमें डिस्ट्रक्शन होती है, विनर कोई नहीं। इसमें विनर की जीत और हार की बात नहीं है, कौन ईरान जीतेगा, अमेरिका जीतेगा, इसराइल जीतेगा। इसराइल का देखिए, हम किसी भी आम मुसलमान, अब अगर बात करते हैं कि लास्ट ऑन द लीस्ट इसराइल के बारे में, आप किसी भी आम मुसलमान से बात करें इसराइल के बारे में, वो हालांकि सारी चीज़ें यहूदियों की कई चीज़ें इस्तेमाल भी कर रहे होंगे जाके खुलेआम। फेसबुक का जो ऑनर है, जो मेटा जो इसका है, जिसके अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आ जाता है, वो मार्क जुकरबर्ग जो है, वो जो यहूदी है। देखा जाए उबर भी जो वो यहूदी है। और भी कई मामला हैं आप जो इस्तेमाल कर रहे थे चीज़ें वगैरह, उन्हीं की यूट्यूब के बाद देख सकते हैं। फिर फाइवर है जिस पे लोग अपनी जो सर्विसेज देते हैं, वो उनका हेड ऑफिस टेल अवीव के अंदर है। और पाकिस्तानी बंदा भी वो वहाँ से टेल अवीव से उसको उनके CEO की तरफ से उसको इनाम आया था, तो बड़ा खुशी से बता रहा था। तो हम
जिस दिन हमने नफ़रत निकाल के ज़हन से और सोचना शुरू कर, नफ़रत से नहीं, अपने कहते हैं थिंकिंग करना शुरू कर दी कि वहाँ हमारा दुश्मन जो है, जिसको दुश्मन सो कॉल करते हैं, वो क्यों इतना कामयाब, मतलब हमारे हल हो जाएंगे। हमारे अक्सर लोग कहते हैं ईरान को फॉलो करो जाके। भाई मैं जैसे मैंने पहले कहा ईरान को फॉलो करो, ईरान के ये मुल्लाओं ने क्या आज तक मुल्क को क्या दिया? ये वही हैं जिसने मासा अमीनी जो है, जो औरत जो थी 2021-22 के अंदर, हाँ 2022 के अंदर, जो अपनी कथी में स्काफ नहीं लेना, उसको मार दिया, कितने लोगों को मारा है उन्होंने, सारे यहाँ फांसियाँ दी जाके। और जो कैमरे अपने लोगों को कंट्रोल करने के लगाए थे, वही कैमरे के लिए उनको हैक करके इसराइल ने इनको सब कुछ स्पाई, उनके सारी सर्वेलेंस वगैरह की है। हमने चाइना को ना फॉलो करें भाई, ये जज्बात में आके हमारी पूरी कौम जो है, फिर जिन लोगों को अमेरिका को बुरा कहते हैं, मैं कई दफ़ा कहा, जो लोग अमेरिका को बुरा कहते हैं, भाई आप फिर इतने हैं ना, आप गैरतमंद है तो अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना। फिर जो लोग अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं जाके, तो वो भी जाके अमेरिका का वीज़ा कैंसिल करके वापस आएँ। इसमें खास तौर पर अफसोस समझ करना पड़ेगा कि हम जब जो किरदार है वो पीटीआई का बहुत बुरा किरदार है यहाँ पे आके, वो तो हर ऐसे बंदे, वो तो कोई उनके असूल नहीं है। वो जो टीएलपी वाले भी निकलते हैं, हालांकि कितना उन्होंने नुकसान पहुँचाया अवाम को, उनके साथ हो जाते हैं। उनको अपने वो तो उनको व्यूज़ के चक्कर है, आजकल वो ईरान के साथ हुए पड़े हुए हैं। जिस चीज़ के अंदर मुल्क मार्जिनलाइज होता है, उनको व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, उसकी तरफ हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तान का तो ये मामला चले हुए हैं। तो इसराइल की राह देखा जाए तो इसराइल के ने उनको, वो इसराइल अब उसकी यही कोशिश है कि अपने इर्द गिर्द वो अब कम से कम उसके लिए मसले मसाइल पैदा हों। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा को जो न्यूट्रलाइज़ कर दिया अपने इर्द गिर्द जो कंट्रीज़ वगैरह हैं, वो कुछ चाहते हैं तरक्की करें। और इसराइल ने आप देख सकते थे, मैं खुद वहाँ पे इसराइल फ़लस्तीन में 2 मरतबा जा चुका, मैंने वहाँ देखा है। तो वहाँ पे उन्होंने कितनी तरक्की इस काम के लिए की है ना, क्योंकि वो बाकी आप अक्सर लोग फिर पता है कहते हैं वह जी इसराइल के पीछे अमेरिका होगा, अमेरिका ना होए तो असं पता नहीं करना। एक बात है, फिर इसराइल के पीछे अमेरिका, तो आपके पीछे कौन है? अरब के पीछे अमेरिका ही है। आपको साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, फिलॉसफी में, इसमें काम में तरक्की करने से कौन रोकता है? कोई किसी ने रोका है आपको? आप भी तरक्की कर लें जाके। अगर आपके पीछे तो अमेरिका ही है ना भाई। फिर कई हमारे जो लोग जो दुबई में, मिडिल ईस्ट के अंदर, सऊदी अरब में बैठ कर जाबे जुबे करते हैं, वहाँ जाके वहाँ भी ये मामला हो रहे हैं, वहाँ ईरान की बड़ी हिमायत कर रहे हैं, वहाँ जो ड्रोन गिर रहे हैं ना भाई, आप वहाँ जॉबे करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए ये बातें करते हुए। मिडिल ईस्ट से बैठे हैं, आपको वहाँ निकाल देंगे, आपके पल्ले क्या है क्या? अब फिर मैं यहाँ चाहता हूँ मैं लंबी बातें करता जाऊँ, तो आपके एंड मैं कहूँगा इसमें कोई सी खास फरीक की जीत नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये ईरान के लिए इतनी देर तक इन्होंने मज़हब के ऊपर लोगों को पागल बनाया हुआ, तो जाकर देखना टॉप लीडरशिप किसको नहीं बचा सके। अगर आपको याद होगा 2020 में इनका जो है था कासिम सुलेमानी, जो इनका आप चीफ ऑफ द स्टाफ ही, आर्मी स्टाफ भी कह सकते हैं, उसको भी असैसिनेट कर दिया गया था 2020 में 3 जनवरी को। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ही आई थी उसको ड्रोन के ज़रिए, ठीक है जी। फिर इनका कासिम सुलेमानी बता दिया। इब्राहिम राइसी जो था 2024 में इनका प्रेसिडेंट था, सिटिंग प्रेसिडेंट था, हेलीकॉप्टर क्रैश में मर गया था। वो हेलीकॉप्टर, जिसमें मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, हेलीकॉप्टर जो था वो बेल 212 था, अमेरिकन हेलीकॉप्टर, 40 साल पुराना, इतना पुराना हेलीकॉप्टर। तो अगर आप देखें तो टेक्निकली तौर पर ये ऑलरेडी ही उसी दिन जंग हार गए थे जिसमें हेलीकॉप्टर गिर गया था, और जिसमें कासिम सुलेमानी मर गया था। जब भी कोई बंदा मरता जाके बड़े फिर इनका वो हम फिर देखा इनने अपनी प्रॉक्सी दौरान काफ़ी बनाई हुई थी, जाके हिजबुल्लाह बनाई हुई, हमास, फिर हूती बनाए हुए, जाके पूरा खिते में इन्होंने ये डिस्टेबलाइजेशन के अगर मामला किए हुए हैं, और किसी मामले को सही चलने नहीं देते। क्योंकि मसला ये है कि इनके लिए ये ज़रूरी है ताकि ये अपनी अंदर होल्ड रख सके ना, अपनी चीज़ों को लेके जा सके। ईरानी खुद ही इनको नहीं चाहते। अभी ये वही मामला था जब पाकिस्तान, जब कमाल अतातुर्क आज से 100 साल पहले तुर्की में खिलाफत ख़त्म करके जमहूरियत लेके आया, तो हमारे बड़े सगीर पाक हिंद में लोग अभी भी जमहूरियत के नाम पे वहाँ पे चंदे जमा कर रहे थे कि हमें यहाँ जमहूरियत, क्या हमें वहाँ खिलाफत चाहिए। अभी ईरान मामला तक अवाम वहाँ नहीं चाहती, हमारे को पंगाया हुआ। अच्छा, वहाँ जाना भी कोई नहीं चाहता। मेरे कई का जिनको बहुत शौक है ना ईरान के, बड़ा उसका बड़ा आइडलाइज करते हैं, वहाँ चले जाओ भाई, आपको रोका किसी ने? वहाँ जाके अच्छी ज़िंदगी गुजार लो, बच्चों को लेकर वहाँ तलीम हासिल करो जाके, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ जाके डंकी ला के दूसरे मुल्कों में जाते हो ना, यहाँ आ जाओ। और जिनको शरीयत आई हो, दूसरी शरीयत आई है, तो अफगानिस्तान चले जाएँ। एनी हाउ ये बातें लंबी होती जाएंगी। फिर आप, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जंग उसी दिन हार गए थे जिस दिन कितने टॉप लीडरशिप बने हैं। सिर्फ नारे भाई, नारे लगाने से, खोखले लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नारे मैं लगा लूँ, मैं कर दूँगा, वो कर दूँगा, अल्लाह अकबर कह के मैं क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? ये तो वही बात होगी। माइक टाइसन जो है ना, फ़र्ज़ कर लो मुझे बड़ा मशहूर गुजरा बॉक्सर, मैं कहूँ जी मैं उसको शिकस्त दे दूँगा जाके, मैं अल्लाह अकबर नारे लगाऊँ, जितना मुझे कुरान पढ़ लूँ जाके, तो मैं जाके वो दो सौ पढ़ने मेरे, तो मैं दोबारा उठना भी नहीं है। ऐसे नहीं जीता जाता। नारे लगाने से आज तक कभी कोई मामला नहीं हो सके। ये आज का साइंस टेक्नोलॉजी का दौर, तलवारों का दौर नहीं है। तलवारों में भी उस वक्त जाके फिर चंगेज़ खान ने आके ईंट से ईंट बजा दी थी मुस्लिम दुनिया की। अगर तलवारों की बात आनी है तो जो वो नहीं बताते हम जाके। यानी ये हमने मज़हब के नाम पे जो मामला किए हुए हैं भाई जाकर, यही वजह से हम इस मुकाम में पहुँचे हुए हैं। अब ना ये अली खामनाई से खुद को बचा सके, ना लीडरों को बचा सके। हर रोज़ आके इनके गिदर बप्ती ख़त्म नहीं होती थी आगे।
रोज़ तकरीरें कर रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पता ही जाके रोज़ तकरीरें हो रही हैं जाके एंड में रोज़ फिर कोई ना कोई बंदा मर जाता आके फिर बातें करते हैं। इन्होंने जाके इस साल कितने टॉप लीडर्स को मार दिया, अमेरिका को कितनों को मार दिया जाके। या तो होता ना कि बड़ी बातें करते फिर मानते भी कि इनमें दम हम है जाके, वो आम आवाम को काबू करने के लिए वो आप जिस मुल्कों में देख सकते हैं कि कमज़ोर के ऊपर, हमारे मुल्क में चेक कर लें, मज़हब के नाम पे ऊपर जाके कमज़ोर पे जो मर्जी कर लो जाके, जो ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगता है जो तो मज़हब का सारे गरीबों पे है, कभी किसी अमीर पर लगा आज तक? एनी हाउ फिर ये बातें मैं मेरी आपसे गुफ्तगू है ये वाली कि ये मैं चाहूँ आपसे बैठ के मैं लंबी गुफ्तगू करता रहूँ, काफ़ी मौजूद में बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरी उम्मीद है कि आपको मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आप ये थोड़ी बहुत जानने की आपको पता चल जाएगा कि जंग कौन जीता है कौन हारा है। बाद में जो भी रिजल्ट निकलते हैं वो डिफरेंट बात होगी। हमने एट द एंड देखना कि इस वक्त जंग जो है, जंग उसी दिन जब आपका अपना कुछ भी नहीं है, आप जंग पहले बड़ी देर की हार चुके हो गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको जिन लोगों ने इंस्टॉल किया था इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने, उन्होंने फैसला किया कि आपको हमने इंस्टॉल कर आपको यहाँ से आपको रिप्लेस कर देना है, यानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। अब कहता है ये सॉफ्टवेयर अपडेट करना हमने, ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। अब इसको आसानी से ना हार कह सकते हैं ना जीत कह सकते हैं। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर डिफरेंट कंट्रीज़ के अपडेट हो रहे हैं, जाके उनका नया वर्जन सॉफ्टवेयर का वो इंस्टॉल कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। इंडिया का भी सॉफ्टवेयर उन्होंने नया इंस्टॉल कर दिया, जो पहले इंडिया वाले कर रहे थे हम बड़े हैं। चाइना का भी सॉफ्टवेयर उनको बताने की कोशिश करें चाइना की कितनी लिमिटेशन है, और वहाँ पे सॉफ्टवेयर अगर अपडेट नहीं करे तो उनको बता रहे हैं भाई आपका सॉफ्टवेयर की इतनी ही लिमिट ही है जितनी आप कर ली है। रशिया का भी उस यूरोप का तो ऑलरेडी उन्होंने कहा कि ताड़ा जितने बड़ी अपडेट कर लो ताड़ा सॉफ्टवेयर किसी काबिल नहीं का कि ना। तो ये सारा ये इस वक्त सॉफ्टवेयर अपडेट करके नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का मरहला जारी है। इसमें ना कोई जीत रही, ना किसी की जीत है ना किसी की हार है। ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है, नई दुनिया बदलने जा रही है। और मैं एंड पे यही कहूँगा कि अगले 5 साल के अंदर बड़े क्रिटिकल हैं दुनिया के लिए, हिस्ट्री के लिए, जो अगली हिस्ट्री अनफोल्ड होनी है। 5 साल के अंदर पता चल जाएगा दुनिया के अंदर जो मामला था किस तरफ जाएंगे। कब वो दुनिया या तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट होगा, या राइट विंग वाली पॉलिटिक्स होगी, या लेफ्ट विंग वाली पॉलिटिक्स होगी, या सेंट्रल होगी। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है। ये सारी डिस्ट्रक्शन का अमल जारी है, न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का अमल जारी है। ये मैं आपके सामने आसानी के साथ इसको आपके सामने पेश कर सकता हूँ। आगे मैं कोई मेरे वर्ड को लास्ट वर्ड ऑफ गॉड तो नहीं है, मैं तो आपके सामने ये मामला रख सकता हूँ। एंड को मेरी किसी बात जब क्वेश्चन लगी समझ चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।